हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के हम इस वीडियो में यूपीएससी प्री परीक्षा की पिछले साल में कुछ पेपर में आए हुए संविधान के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनके उत्तर की व्याख्या सुनेंगे। इससे हमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में एक बेसिक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कितने डीप में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बेसिकली हम सभी अपनी पढ़ाई लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, पर जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आइडिया नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या पढ़ना है। नहीं तो अपन बुक पढ़ गए कुछ आया ही नहीं, फिर क्वेश्चन भी नहीं बनता और उसका आंसर भी नहीं पता होता। इसीलिए बुक पढ़ो, लेकिन साथ में क्वेश्चंस के बारे में भी उतने ही सेम पैटर्न में नोटिस करते जाना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। अब हमें ये निजता का अधिकार देखना होगा। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कहाँ आता है? अनुच्छेद 21 में। तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21। इसकी व्याख्या है कि अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो मानवीय गरिमा से पूर्ण रहे। तो इसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक होता है। जैसे हमको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों की विरुद्ध सुरक्षा। इसी तरह इसी में क्वेश्चन और कनेक्ट करती हूँ मैं। जैसे एक साल और पूछा था कि विवाह करने का अधिकार क्या अधिकार है, तो विवाह करने का अधिकार भी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही होना चाहिए होगा। और स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार 2017 में आया था, राइट टू प्राइवेसी, जिसे अनुच्छेद 21 में रखा गया। फिर आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये सभी मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार किसको किसको मिलते हैं? भारतीय नागरिकों को। फिर जैसे हमको ये बात बेसिकली पता होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के ही नागरिकों को मिलती है। जैसे 14, 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 19, 29 और 30 के अधिकार, जो ये 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो भी अधिकार हैं, 5 या 6 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो भी अधिकार होते हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। फिर इसमें आता है विदेश यात्रा करने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा के विरुद्ध अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। प्रतिष्ठा का अधिकार, दो सिद्धि वाले न्यायालय आदेश के अपील का अधिकार। अपील मतलब जैसे कोई भी है, अगर कैदी है तो वो हाई कोर्ट से जो भी उसको सज़ा मिली हो तो वो उसकी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, इसी में विवाह करने का भी अधिकार आता है। फिर दूसरा सवाल हम डील करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों, भाग 4 क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के कल्याणकारी ऐसी योजनाएं जो वो अपने स्वविवेक से बनाएगा, जो उसकी कल्याणकारी नीतियां होंगी लोगों के लिए। अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का कौन सा कथन सही है? वे न्यायालय में, मतलब भाग 4 में कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमको ये पता होना चाहिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य की स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है।
तो ये किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसमें एक गलत हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि केवल एक तो गलत है, फिर सही उत्तर देखना है, तो फिर तीसरा भी गलत हो गया। और यहाँ पे ये थर्ड पार्ट जो है, अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु देश के शासन में मूलभूत हैं। ये मूलभूत होते हैं। विधि बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मतलब 18 साल से ऊपर, किसी राज्य में 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है मंत्री बनाया। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। हाँ, निर्हर्त हो जाता है। क्यों निर्हर्त हो जाता है? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन, जब जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, तो अब मतदान के लिए योग्य तो 18 साल से उम्र के होते हैं, लेकिन विधानमंडल की सदस्यता तो 25 साल की आयु वाले के लिए है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सेकंड, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, तो इसमें हम लोग को याद रखना होगा कि जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं, उनको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इनफैक्ट तब भी जब वो छूट चुके हैं, मतलब मुक्त होने के 6 वर्ष बाद तक वो लोग कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जबकि राज्य विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। तो लोक प्रतिनिधित्व की अधिनियम की धारा 8(3) में क्या कहा गया है? किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास होने पर कोई भी व्यक्ति तत्काल प्रभाव से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। साथ ही सजा पूरी करने के तुरंत बाद से 6 वर्ष तक वह अयोग्य रहेगा। इसलिए ये कहाँ से आता है? अनुच्छेद 164(4) से 173 ख से और RPA यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3)(1) से। फिर चौथा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह उचित समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। फिर दूसरा है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन ही अधूरा है। हाँ, तो इसमें राष्ट्रपति आहूत कर सकता है, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा जिस जगह को भी वह सही समझे। संविधान में संसद के 3 सत्रों का कोई वर्णन नहीं है, न ही संसद के कार्य दिवस की संख्या निर्धारित की गई है। सत्रों के संबंध में अनुच्छेद 85 में ही कहा गया है, और संसद के सत्र को 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, आधार मेटाडोटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। फिर राज्य के निजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, और आधार कार्ड जो हमारा बना था उसके लिए है। फिर आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या होगा आंसर? इसमें आंसर है हमारा 2 और 4, यानी कि आधार सही है। मतलब राज्य निजी निगमों के आधार से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध
नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं करेगा। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। हाँ, मांगते हैं आधार कार्ड। आधार डाटा को 6 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। आधार की अनिवार्यता केवल कल्याणकारी योजनाओं, पैन कार्ड लिंकेज तथा आयकर फाइल करने आदि के लिए ही है। उच्चतम न्यायालय ने आधार एक्ट विवाद में निजी कंपनियों को डाटा साझा करने संबंधी प्रावधान रद्द कर दिया। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं, संचित निधि से व्यय के मामले में आधार की अनिवार्यता को वैध ठहराया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? मतलब अस्पृश्यता के स्वरूप में किए गए विभेदन, मतलब जो भेदभाव किया जाता है, उसके विरुद्ध संरक्षण किस में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार। समानता के अधिकार में है। अनुच्छेद 15 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 ये समानता का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 17 भी ये कहता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता है। फिर भारत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण किसमें होता है? तो संविधान के उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा या परंपरागत व्यवहार द्वारा? किसके द्वारा होता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है अनुच्छेद 50 में कि कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण होगा। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण। फिर 8वां एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर 2020, 21, 22, 23, 24 के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पहले का भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पहले का लेने से फिर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो आप उसको भी देखते जाएं। साथ में वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूप विवरण यानी कि इकोनॉमिक बजट, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है, जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसमें आंसर है डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण ही क्या किया जाता है? बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत क्या किया जाता है? बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत, सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना का विवरण, ये सब प्रस्तुत किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है क्या? है संवैधानिक सरकार का अर्थ विधानमंडल द्वारा सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार हम किसको कहेंगे? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार? तो इसमें जो सीमित सरकार होगी उसे हम कहेंगे। संविधान सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है। जो संविधान, हमारा संविधान है, वो क्या करता है? बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, जो सरकार के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। वह सरकार जो निम्न सीमाओं तक ही काम कर सकती है, वही है संवैधानिक सरकार। सीमित सरकार की सीमाएं निर्धारित करता है। जॉन लॉक ने सीमित सरकार को ट्रस्टी के रूप में स्वीकार किया, जिसके पास 3 अधिकार होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संवैधानिक सरकार को सीमित सरकार का ही पर्यायवाची माना जाता है, बशर्ते सीमित सरकार का उद्देश्य जन कल्याण पर आधारित हो, नहीं तो जनता सरकार गिरा देगी। अगर सरकार जन कल्याण में नहीं है, जनता के विरुद्ध कोई काम हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? क्या क्या प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। तो इसमें क्या करते हैं? ये तीनों ही प्रतिबिंबित करते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि उद्देशिका यानी प्रस्तावना में भी बात होती है मानव अधिकारों के लिए कि राज्य मानव के लिए ये करेगा, वो करेगा, और फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी योजनाएं हैं। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य तो हैं ही,
कि हमें क्या करना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है, स्त्रियों की रक्षा करनी है, देश का आदर सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। आज 10 क्वेश्चन की ही चर्चा करते हैं हम। अगले वीडियो में और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और भी कुछ चर्चाएं होंगी, क्योंकि हमें पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले या फिर पढ़ाई स्टार्ट कर चुकने के साथ भी क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम एग्ज़ाम में भटक जाएंगे और पढ़ते पढ़ते भी भटक जाएंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस के चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।